हेलो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको परिमेय संख्या का भाग 7 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने गुणा करना सीख लिया था। अब कुछ उसके प्रगुण दिए गए हैं, प्रगुणों पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सत्य और असत्य कथन को आपको पहचानना है। अभ्यास 1F में आप लोग देखेंगे तो जो पहला प्रश्न है उसमें बच्चों सत्य और असत्य कथन को परिभाषित करना है, अर्थात दिखाना है। वही प्रश्न यहाँ पे हमने लिखा है। पहले प्रश्न का भाग 1 है, पार्ट 1 में कह रहा है कि -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। अब आप यह कैसे जान पाएंगे कि वह परिमेय संख्या है कि नहीं है? बच्चों, अपने रफ पे आप क्या करेंगे, उनको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जब -6/7 में +6/7 को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर बच्चों क्या आता है, -6 + 6 बटा में 7। तो यहाँ ये 6 से 6 कट जाता है तो ऊपर 0 बटा में 7 आता है। और आप लोगों को हमने पहले बताया है कि जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 आता है, शून्य होता है। तो अब आपके सामने प्रश्न है कि शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। और हमने क्या बताया था, शून्य क्या है? शून्य बच्चों एक पूर्ण संख्या है। शून्य और क्या है? शून्य एक पूर्णांक भी है। तो उन सब चीज़ों का अध्ययन जो पहले वीडियो में हमने करवाया है, आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर डालिएगा। तो जब यहाँ शून्य आ गया तो शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ क्या कह रहा है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात कथन क्या हुआ, यह दिया हुआ कथन बच्चों असत्य है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, असत्य है। असत्य है। अब दूसरे में कह रहा है परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव शून्य है। अर्थात जैसे कहा जाए कि 2 का तत्समक अवयव क्या है, तो आप कहेंगे -2, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो शून्य हो जाता है। तो जब दोनों का योग शून्य हो जाता है तो इसका मतलब यह दिया हुआ कथन क्या है, सत्य है। तो आप यहाँ कहेंगे सत्य है, सत्य है। तीसरे पार्ट में बच्चों कह रहा है कि परिमेय संख्या शून्य का, अब ध्यान देना, इसने पहले बताया है कि परिमेय संख्या शून्य, अर्थात शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। हमने पीछे आपको बताया था कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो हमने बताया था वहाँ शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। और यहाँ क्या कह रहा है कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो इसका मतलब कथन असत्य है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम बच्चों क्या है, तो आप कहेंगे शून्य है। तो इस कथन को आप लिखेंगे असत्य है, असत्य है। अगले पार्ट में आपसे कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जब बच्चों एक संख्या ऋणात्मक है तो उसका अपोजिट उल्टा क्या होगा, तो आप जानते हैं कि वह धनात्मक ही होता है। और हमने बताया भी था कि धनात्मक का प्रतिलोम ऋणात्मक होता है और गुणात्मक का प्रतिलोम भाग होता है। तो इस तरह से यहाँ जो ऋणात्मक है उसका योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक होता है, अर्थात दिया हुआ कथन सत्य है। अगले भाग में परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता बच्चों, बल्कि क्या होता है, वह एक धनात्मक होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यह असत्य है, यह कथन असत्य है। अगले में परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। ध्यान देना, गुणा का तत्समक अवयव, जैसे कहा जाए 2/3 में कितने का गुणा कर दें,
कि 1 हो जाए, तो आप कहेंगे 3/2। तो तत्समक अवयव क्या हुआ, 2/3 का तत्समक अवयव 3/2 होता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इस कथन में परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, अर्थात गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाए। तो यह 1 है, तो यह कथन बच्चों सत्य है। यह कथन आप क्या कहेंगे, सत्य है। अब इसके 2 पार्ट और हैं, उसको हम आप लोगों को आगे बता रहे हैं। अब बच्चों भाग 7 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। गुणात्मक प्रतिलोम दिया है बच्चों, कहने का मतलब ऋण में ऋण का ही गुणा करते हैं तब जाके धन प्राप्त होता है। और गुणा की क्रिया में क्या होता है, ताकि दोनों का गुणा करने पर उसका मान कितना हो, तो आप कहेंगे 1 होना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम में गुणनफल बच्चों 1 होना चाहिए। तो यदि एक ऋण संख्या है और दूसरी धन होगी तो गुणात्मक प्रतिलोम जो आएगा वो ऋण का आएगा। यदि एक धन हो और एक ऋण हो तो गुणात्मक प्रतिलोम ऋण का आएगा। तो धनात्मक 1 होने के लिए क्या करेंगे आप, तो आप कहेंगे धनात्मक 1 होने के लिए दोनों का ऋण होना जरूरी होता है। अर्थात यहाँ पे कहेंगे कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। यदि बच्चों समझ में ना आया हो तो इस तरह देख लीजिएगा, जैसे हम कहें -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप कहेंगे 3/-2। तो ऋणात्मक दोनों का होना चाहिए। तो अब यह इससे कटता है और ये इससे कटता है, और गुणा करने पर क्या आता है, 1 आता है। तो इसीलिए दोनों क्या होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए। ऐसे यहाँ पे यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 है। अर्थात बच्चों योगात्मक में आपने क्या सीखा था कि शून्य को यदि किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात x में शून्य को जोड़ा गया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए x का योगात्मक प्रतिलोम x है, अर्थात x बराबर 0 है। तो इसका मतलब यह कथन क्या है, तो आप कहेंगे सत्य है, सत्य है। इस तरह से आपने सत्य और असत्य कथनों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब बच्चों इसका प्रश्न 2 इस तरह से है। अब बच्चों उसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है प्रश्न 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट पार्ट उसका दिया गया है -5/12 प्लस यहाँ बच्चों डॉट डॉट दिया है, और आगे उत्तर में दिया है फिर -5/12। इसको देखने से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में -5/12 है और राइट में भी वही है, तो दोनों समान है। तो इसमें क्या जोड़ा गया कि फिर वही आ गया, तो आप कहेंगे शून्य जोड़ा गया। अर्थात बच्चों शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आप लोग यहाँ +0 लिखेंगे, और जब इसमें शून्य जोड़ेंगे तो फिर यही -5/12 आ जाता है। अब ध्यान देना दूसरे पार्ट में कह रहा है बच्चों -4/5 माइनस कितना इसमें से घटाया जाए कि उसका मान 0 हो जाए। ध्यान देना यहाँ बच्चों आपसे -4/5 फिर माइनस, जब यहाँ पे आप -4/5 करेंगे तो इसका मान अब होता है -4/5। यह माइनस दोनों मिलकर प्लस होंगे और ये होगा 4/5, और इनको जब 2 जोड़ेंगे तो -4 + 4/5, अर्थात यह बच्चों कट के 0/5, और इसका मतलब क्या होता है 0। तो इस तरह से यहाँ हम इसमें क्या भरें, तो आप यहाँ भर देंगे -4/5। तब इन दोनों को जोड़ने से इसका मान 0 हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न 3 में कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ध्यान देना यहाँ दिया है 2/3 गुणा में x बराबर 1, तो इससे केवल x का मान क्या होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ x में 2/3 का गुणा है। पक्षांतर करने का नियम बच्चों पहले हमने आप लोगों को बताया था
कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में धनात्मक संख्या है तो राइट में जाने पर वह ऋणात्मक हो जाती है, अगर इधर गुणा है तो राइट में जाने पर भाग हो जाता है, और अगर इधर भाग है तो राइट में जाने पर गुणा हो जाता है। तो यहाँ क्रिया में गुणा दिया गया है, अर्थात बच्चों इससे आप कहेंगे x बराबर 1 गुणा में, इसको आप उधर ले जाएंगे, यहाँ गुणा था तो उधर जाएगा भाग होगा, तो भाग की क्रिया में क्या करेंगे, इन अंकों को आप पलट करके लिख देंगे 3/2, और जब 1 में 3/2 का गुणा करेंगे तो इसका मान आता है 3/2, अर्थात x बराबर 3/2, यह आपका उत्तर हो जाता है। अगला पार्ट बच्चों, यहाँ कह रहा है कि -5/4 गुणा में 4/-5, दोनों का गुणा करने पर x का मान क्या होगा। तो आप गुणा कर लीजिए, गुणा ऐसे ही कर लीजिए बच्चों, -5/4 गुणा 4/-5 बराबर x। अब इसका जब गुणा करेंगे आड़े तिरछे में आप देखते हैं बच्चों तो यह कट करके 1 हो जाता है, पुनः इस 5 से इस 5 को काटेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाता है, बचा क्या, यहाँ बच गया -1/1 गुणा में 1/1। तो अब इनका जब बच्चों यहाँ पे बच्चों बराबर में x जैसे है उसको उसी तरह उतार दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये -1 होगा बटा 1 कम 1 आता है, और यह बराबर है x। तो -1 में जब 1 से भाग देंगे आप तो आप लिख सकते हैं कि x बराबर -1, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, x बराबर -1। ध्यान देना बच्चों, इसी को हल करके आप लोग आगे जो प्रश्न हमने छोड़ दिया है उसको आप अपने मन से हल कीजिएगा, और उसमें भी यही सब क्रियाएँ करना है। अगला प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देना, इसमें कह रहा है प्रश्न 4 में निम्न परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम हमने बताया था कि उन संख्याओं को जोड़ने पर यदि उसका मान 0 हो जाए तो एक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जो संख्या 0 करती है वही होता है। जैसे 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है तो आप कहेंगे -2 है, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है तो आप कहेंगे -5 है। तो इस तरह से बच्चों अगर एक संख्या धनात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होता है, और यदि संख्या ऋणात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होता है। इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया था। अब ध्यान देना, अब यहाँ बच्चों 1/2 है, तो अब 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो यदि 1/2 में -1/2 को जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो योगफल 0 आएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2 है। ध्यान देना, 0 मत लिखना बल्कि -1/2, अर्थात जो 0 बना रहा है उसको। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ बच्चों -3/8 है, तो जब -3/8 पहले दिया गया है तो इसमें हम क्या जोड़ दें कि वह 0 हो जाए। तो ध्यान देना, यह ऋणात्मक है तो इसका मतलब इसका योगात्मक प्रतिलोम 3/8 धनात्मक होगा। इसमें बच्चों जब इसको आप जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल क्या होगा, तो आप कहेंगे 0 होगा। तो जब 0 होगा तो इसका मतलब 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो कहेंगे 3/8 है। अगला 0 का योगात्मक प्रतिलोम, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। इस कथन को पहले स्पष्ट कर चुके हैं। अगला यहाँ बच्चों दिया है -4/-7। ध्यान देना, -4/-7, तो सबसे पहले आप इसको धनात्मक बनाएंगे। अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे
कि 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है। तो 4/7 धनात्मक है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम तो आप कहेंगे -4/7 है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह कट कर क्या होता है 0, अर्थात इस 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम -4/7 है। अब समझ गए होंगे। अब ध्यान देना बच्चों, अगला है निम्न परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या ध्यान देना है बच्चों कि ऐसी संख्या जिसका उस संख्या में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल का मान 1 हो जाए। तो जब गुणनफल 1 आ जाए तो जिस परिमेय संख्या से गुणा करने पर 1 होता है वही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ध्यान देना, यहाँ दिया है 8/13। 8/13 में बच्चों किसका गुणा करेंगे तो वह 1 होगा। तो आप कहेंगे यदि इसमें हम 13/8 यानी इसी का उल्टा कर दीजिए, तो 13/8 का गुणा कर देंगे तो 13 से 13, 8 से 8 कट जाता है। तो कटने पर इसका मान क्या होता है 1 आता है। 1 आने पर ध्यान देना, जब इसका गुणनफल 1 हो गया तो किसने 1 बनाया तो इसने बनाया है, अर्थात 13/8। तो 13/8 बच्चों क्या हुआ 13/8 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम है। उसी तरह यहाँ बच्चों दिया है -6/19। अब ध्यान देना, गुणा किसका करेंगे आप 19/-6 गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर आप देखते हैं ये कट जाता है, ये धन हो जाता है, यहाँ 1 1 1 और 1, तो सबका गुणा जब करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। तो अर्थात इस -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम 19/-6 होगा, 19/-6 होगा। उसी तरह यहाँ बच्चों है 17/-16, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो आप कहेंगे -16/17, उसका बच्चों व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए -16/17, और जब दोनों का गुणा करेंगे तो मान 1 आएगा, तो वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ध्यान देना, यहाँ पे आप लिख देंगे गुणा में -16/17। यहाँ बच्चों दिया है -9। -9 में कितने का गुणा करेंगे, ध्यान देना बच्चों, -9 में गुणा कर दें आप 1/-9 का, तो इससे यह दोनों कट जाते हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मान 1 आ जाता है। तो इसका मतलब -9 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-9 है। -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है तो आप कहेंगे 1/-9 है। उसी तरह बच्चों यहाँ 17 है, तो 17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है तो कहेंगे 1/17 है, क्योंकि 17 में जब 1/17 से गुणा करेंगे तो उसका मान 1 होगा। तो इस 17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है तो कहेंगे 1/17 है। अगला लास्ट प्रश्न बच्चों इसमें है, ध्यान देना, उसमें कह रहा है कि 2/5 गुणा में 9/4 इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको लाना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को बच्चों आप हल कर लिया करो। हल कैसे करेंगे, 2 दूना 4। अब यहाँ बच्चों ऊपर 1 हो गया, तो 9 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो 9/5 दूना में 10। अब आपसे कहा जाएगा कि 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो आप क्या कहेंगे 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/9 है। अब गुणा करेंगे बच्चों तो यह 1 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/9 है। अगला प्रश्न बच्चों छठा प्रश्न, आगे इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, ध्यान आप देंगे प्रश्न नंबर 6, उसमें कह रहा है सरल कीजिए। इसको सरल करके बताना है इतने का मान क्या होगा। ध्यान देना बच्चों, कह रहा है -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/20 गुणा 0 गुणा में -13/5। यहाँ ध्यान देने की बात है बच्चों, चाहे जितनी बड़ी परिमेय संख्याएं हों और उनका गुणा किया जाए,
यदि वहाँ पे कहीं बीच में शून्य आ जाता है और वह भी गुणा होता है तो इसका मतलब आप लोग पहले भी जानते हो कि शून्य में किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाए, किसी परिमेय संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान सदैव शून्य होता है। तो इतनी परिमेय संख्याओं को देखने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ बीच में एक शून्य है, तो जब हम सबका गुणा कर लेंगे तो गुणा करने के बाद चाहे जो आंसर आता है तो उसका गुणा हम लास्ट में 0 में करेंगे। तो अर्थात बच्चों जब 0 से गुणा होगा सबका तो शून्य हो जाएगा सब, और फिर बचा है -13/5। तो जब -13/5 में शून्य का गुणा करेंगे तो आप क्या पाएंगे, वह भी शून्य हो जाएगा। तो डायरेक्टली बच्चों इस प्रश्न को हल करने के बजाय आप सीधे यही शून्य देख लीजिए और इसका गुणनफल क्या लिख देंगे, शून्य है। इसको सरल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, यही इसका आंसर हो जाता है।